हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के एक और नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 6 और आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज स्टेशनरी वेव। तो पिछले लेक्चर की तरह ही हम स्टेशनरी वेव को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और इसी लेक्चर में इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक हम इस लेक्चर के दौरान पढ़ने वाले हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाउंडेड मीडियम क्या होता है, बाउंडेड मीडियम कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बाउंडेड मीडियम से जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता है वो किस तरीके से वेव रिफ्लेक्ट होता है, क्या चेंजेज आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद डिफिनीशन है स्टेशनरी वेव की और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक डिफिनीशन है। उसके बाद इक्वेशन डिराइव करेंगे एक तरह से, मतलब डिराइव मतलब कि कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जल्दी से आपको बताएंगे कि क्या करने से वो रिजल्ट आता है। तो जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन था उसके डिफरेंट फॉर्म थे, वैसे यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन होता है वो किस टाइप का होता है, किस फॉर्म में होता है, कौन कौन से फॉर्म में होता है, ये भी आपको देखना है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर स्टेशनरी वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड ज़्यादातर सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। और दूसरा एक पॉइंट था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के ऊपर पूछा जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के ऊपर बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव और उसी से एसोसिएटेड है मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, आर्गन पाइप वगैरह पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक हैं जिन पर बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, स्टेशनरी वेव से। और लास्ट में एक फार्मूला होगा इंड करेक्शन के लिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कॉपी पेन के साथ आप रेडी हो जाएं और जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको साथ में जरूर नोट करते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाउंडेड मीडियम क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, कोई बहुत इसमें डिफिनीशन जानने की जरूरत नहीं। बाउंडेड मीडियम का मतलब कि अ मीडियम विथ डेफिनिट बाउंड्री, एक मीडियम जिसकी एक डेफिनिट बाउंड्री हो और वो दूसरे मीडियम से बड़े ही स्पष्ट पृष्ठों के द्वारा अलग हो रहा हो। मतलब आपको दिखे कि हाँ ये मीडियम यहाँ पर आकर खत्म हुआ, इसके बाद दूसरा मीडियम स्टार्ट हो रहा है। तो कोई भी ऐसा मीडियम जिसकी एक डिफिनिट बाउंड्री हो कि इसी के अंदर ये मीडियम है, यहीं पर वेव इसी के अंदर रहने वाली है, तो उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड मीडियम। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे चीज़ें और आपको समझ में आएंगी। तो बाउंडेड मीडियम जो होते हैं उनकी एक खास बात होती है कि बाउंडेड मीडियम के अंदर जो वेव होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट वाइब्रेट्स विथ अ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इनकी कुछ एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, उसी के दायरे में ही ये, मतलब हर एक बाउंडेड मीडियम की अपनी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उसी से वो वाइब्रेट करता है, उसी से उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसी डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग डिफिनिट फ्रीक्वेंसी है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सपोज कि एक स्ट्रिंग है, उसको दो सिरों पर उसको एकदम टाइट बांध दीजिए, जैसे कि सितार हो गया, गिटार हो गया, तबले का जो झिल्ली होता है, वो सब क्या है, बाउंडेड मीडियम के एग्जाम्पल्स हैं। वो एकदम बाउंडेड होते हैं, चारों तरफ से एकदम एक बाउंड्री होती है और आपको पता चलता है कि इसके बाद ये मीडियम दूसरा आ गया है। तो उस बाउंडेड मीडियम की एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो डिफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज दी, ये जो डिफिनिट फ्रीक्वेंसी है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम। इसका थोड़ा मतलब आप समझने की कोशिश करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो वो जो डिफिनिट फ्रीक्वेंसी थी उसके लिए वो भी चेंज हो जाएगी। तो सपोज कि स्ट्रिंग है तो उसका अपना अलग एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रिंग की बजाय आप तबले की झिल्ली की बात कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो जब आप मीडियम चेंज करेंगे तो उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि डिफिनिट फ्रीक्वेंसी जो है, जो फ्रीक्वेंसी है उस बाउंडेड मीडियम की, वो ही उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो उस मीडियम के बदलते ही बदल जाती है। ठीक है, तो बाउंडेड मीडियम में आप याद रखिए कि ऐसा एक मीडियम जिसकी बाउंड्री फिक्स हो, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, उसी से वाइब्रेट करते हैं और यही जो इसकी डिफिनिट फ्रीक्वेंसी है वही उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है।
अब देखिए बाउंडेड मीडियम की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्ट्रिंग ऑफ सितार, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सितार और गिटार, इनकी जो स्ट्रिंग होती है वो एक बाउंडेड मीडियम का एग्जाम्पल है। और भी आप ले सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ तबला, तबला तो समझते ही होंगे, मेम्ब्रेन ऑफ तबला, तबले का की जो झिल्ली होती है वो भी एक बाउंडेड मीडियम है, एक निश्चित बाउंड्री में वो फिक्स होती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एयर कॉलम ऑफ फ्लूट, बांसुरी के अंदर सपोज कि ये एक बांसुरी एक फ्लूट है, तो जब इसमें आप फूंक मारते हैं तो उसके अंदर जो एयर होता है उसका आप एक ऐसा कॉलम इमेजिन कर सकते हैं कि एयर का कॉलम है जो वाइब्रेट कर रहा है, वर्टिकल कॉलम आप इमेजिन करिए। ढेर सारे, जैसे इस कमरे की अगर हम बात करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं एयर कॉलम एयर कॉलम एयर कॉलम एयर कॉलम, इस तरह से ये एयर कॉलम ऐसे वर्टिकल एयर कॉलम से ये पूरा कमरा भरा हुआ है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो फ्लूट के अंदर जब फूंक मारते हैं तो उसके अंदर का जो एयर कॉलम होता है वही वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है। तो एयर कॉलम ऑफ फ्लूट जो है वो भी उस फ्लूट के दोनों इंड के बिल्कुल बीच में अंदर ही बाउंडेड होता है। ऐसा नहीं कि आप फ्लूट के अंदर जब फूंक मारते हैं तो यहाँ वाली एयर के वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर जो एयर है ना उसी के वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब कि इस फ्लूट के अंदर जो एयर कॉलम है वो भी एक बाउंडेड मीडियम का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। बाकी जो भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिगुल वगैरह होता है ना, बिगुल बोलते हैं, बीना, ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब के सब बाउंडेड मीडियम के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए आपने पिछले लेक्चर में जब प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा था तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसी वेव होती है जो लगातार मीडियम में आगे बढ़ती रहती है और उसी शेप के साथ आगे बढ़ती रहती है, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता और कांस्टेंट स्पीड से वो मीडियम में आगे बढ़ती रहती है। तो हमने वो पानी का एग्जांपल तालाब में दिया था आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखिए बाउंडेड मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो मीडियम था वो इनडिफिनिट था। उस मीडियम की हमने कोई बाउंड्री फिक्स नहीं करी थी कि इसी के बीच अब ये एकदम मीडियम खत्म हो गया, ये सेपरेट हो गया। वैसे तो तालाब की भी अपनी एक बाउंड्री होगी, बट वो आप कह सकते हैं कि वो इनडिफिनिट है, वो ज़्यादा लार्ज है, तो उसको आप इनडिफिनिट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बाउंडेड मीडियम में क्या है कि मीडियम अगर बाउंडेड है तो जो वेव है वो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जा सकती है, जितनी दूर तक, सपोज कि स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ से अगर वेव आपने प्रोड्यूस किया तो वो वेव यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक बाउंडेड मीडियम। तो प्रोग्रेसिव वेव बिना अपना शेप बदले इनडिफिनिट जो मीडियम है उसमें आगे बढ़ती रहती है, बट बाउंडेड मीडियम में जो वेव होती है उसके आगे बढ़ने की कुछ एक लिमिटेशन है, एक दायरा है, उसी के अंदर ये वेव रह सकती है। यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर इधर से इधर लौट कर आना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये और देख लीजिए कि बाउंडेड मीडियम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंडेड मीडियम की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ बाउंडेड मीडियम, दो तरह के बाउंडेड मीडियम होते हैं। एक को बोलते हैं रिजिड बाउंडेड मीडियम और दूसरे को बोलते हैं, एक है रिजिड बाउंडेड मीडियम और दूसरे का नाम है फ्री बाउंडेड मीडियम। रिजिड बाउंडेड मीडियम को ही क्लोज्ड भी बोलते हैं, क्लोज्ड बाउंडेड मीडियम, और फ्री को बोलते हैं ओपन बाउंडेड मीडियम। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि रिजिड या फ्री का मतलब क्या है। देखिए स्ट्रिंग ऑफ सितार, गिटार, ये दोनों तरफ से टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो इसका मतलब कि इसका जो दोनों इंड है, सितार का जो स्ट्रिंग है, गिटार का जो स्ट्रिंग है, इसके जो दोनों इंड्स हैं वो रिजिड या क्लोज्ड बाउंडेड मीडियम के एग्जांपल्स हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। मेम्ब्रेन ऑफ तबला की बात करें तो ये भी इसी का एग्जांपल है, ये भी रिजिड बाउंडेड मीडियम है। बट एयर कॉलम ऑफ फ्लूट की बात करें, बिगुल की बात करें, तो चलिए ये इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं हम जानते हैं कि ये किस तरीके की इसकी डिज़ाइन है, तो वो आप कंसीडर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एयर कॉलम ऑफ फ्लूट और बिगुल की बात करें तो इसमें क्या होता है, फूंक मारने से, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। तो इसमें एयर कॉलम जो होता है वो दोनों तरफ से ये ओपन होता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्री बाउंडेड मीडियम का। जैसे फ्लूट की बात करें तो फ्लूट में क्या होता है, सपोज ये एक फ्लूट है तो इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बाउंडेड मीडियम तो है लेकिन ओपन या फ्री बाउंडेड मीडियम है, ठीक। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग इधर से जाकर के इधर टाइटली बांधा गया और इधर भी बांधा गया है, तो इधर से भी रिजिड है और इधर से भी रिजिड है।
कोई ऐसा एक पाइप आप ले सकते हैं जो एक तरफ से बंद हो लेकिन दूसरी तरफ खुला हो, तो जिधर से ये बंद है आप इसको बोलेंगे रिजिड है या क्लोज्ड है, और ये क्या है, इसको आप ओपन या फ्री बाउंडेड मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे कि रिजिड या फिर फ्री बाउंडेड मीडियम का क्या मतलब है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा रिजिड और फ्री बाउंडेड मीडियम का। बहुत ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसके ऊपर, लेकिन आप इस चीज़ को समझते रहिए क्योंकि आगे आगे इनका हम यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रोग्रेसिव वेव लगातार मीडियम में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अगर वो मीडियम बाउंडेड मीडियम है तो वेव एक निश्चित लिमिट जहाँ तक उसकी बाउंड्री है वहाँ तक वेव जाएगी, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वेव वापस आएगी। तो जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इन्हीं दोनों के सुपरपोजिशन से बनता है स्टेशनरी वेव। ठीक, तो स्टेशनरी वेव की डिफिनीशन क्या है और वो कैसे बनता है, उसका इक्वेशन क्या है, उसको देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बाउंडेड मीडियम में जब इधर से कोई वेव ऐसे जाती है और फिर जब वो लौट के आती है तो दोनों में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो एक बार हम रिफ्लेक्शन लेंगे कहाँ से, रिजिड बाउंडेड मीडियम से, और एक बार हम रिफ्लेक्शन देखेंगे फ्री बाउंडेड मीडियम से। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं रिजिड और फ्री बाउंडेड मीडियम से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। चलिए तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फ्री सरफेस और ओपन एंड। तो यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल वेव का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये जो बात है, ये जो नियम है, ये जो रूल है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पर भी इसी तरीके से लागू होता है, बट उसका डायग्राम बनाना और उसको समझाना मुश्किल होता है, टफ होता है। इसलिए हम इस ट्रांसवर्सल वेव की हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम फ्री सरफेस देखेंगे, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम रिजिड सरफेस देखेंगे, जो दूसरा टाइप होता है बाउंडेड मीडियम का। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये एक साइन वेव है और ये इस तरीके का नेचर है इसका, और यहाँ पर मीडियम अभी हमने कोई भी ऐसा बाउंडेड मीडियम नहीं लगाया है कि रिफ्लेक्शन हो, लेकिन इसी पॉइंट बी पर एक हम मीडियम अगर लगा देंगे, एक कौन सा मीडियम लगा देंगे, कौन सा सरफेस, फ्री सरफेस हो या ओपन इंड बाउंडेड मीडियम हो। जैसे कि फ्लूट का जो इंड होता है वो ओपन इंड बाउंडेड मीडियम बोला जाता है, या उसको फ्री सरफेस भी बोल सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर बाउंडेड मीडियम लगा देंगे फ्री या ओपन, तो क्या होगा कि ये इंसिडेंट वेव, ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन इसके आगे चूंकि ये वेव जा नहीं सकती, आपने यहाँ पर एक बाउंडेड मीडियम लगा दिया है, भले ही वो फ्री सरफेस या ओपन इन बाउंडेड मीडियम है। तो क्या होगा कि ये वेव जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची है तो अब इसके आगे का जो हिस्सा है, जो नेचर है, वो आगे नहीं जा सकता, उसको अब रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो जब इस सरफेस से, इस फ्री इंड से वो रिफ्लेक्ट होगा, तो आप देखिए कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसका जो नेचर है वो इसके नेचर से, जो भी अगला हिस्सा मिलने वाला था, इसके नेचर और रिफ्लेक्टेड वेव के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से ये आगे वेव का क्या था, ये वेव ऊपर के हिस्से में जा रहा था, उसके बाद फिर नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ, जब रिफ्लेक्ट हुआ तो बस यही चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इससे डॉट डॉट करके आप इस कागज़ को ऐसे मोड़ दीजिए तो आपको पता चल रहा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर मिला है और फिर ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर मिला है। बस आगे जाने की बजाय वो रिफ्लेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मीडियम लगा दिया है, ये फ्री सरफेस मीडियम लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर हम सपोज कि साइन वेव की बजाय कोई कोसाइन वेव ले लें, ये भी प्रोग्रेसिव वेव है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन होता है वो y = a sin ओमेगा t - kx या फिर y = a cos ओमेगा t - kx, दोनों टाइप का हो सकता है। तो अगर हम कोई कोसाइन वेव ले लें और फिर से वहीं इसी पॉइंट बी पर वो हम फ्री सरफेस या ओपन इंड बाउंडेड मीडियम रख दें, तो इंसिडेंट वेव तो आपको ये एज इट इज़ मिलेगा, बट ये आगे का जो हिस्सा है जिसको और यहाँ से आगे बढ़ना था वो इस सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन आप देखिए कि जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये आगे बढ़ने में आपको, आगे बढ़ते समय आपको मिलता। ऊपर का हिस्सा ये पहले मिल रहा है, उसके बाद नीचे का हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर का हिस्सा मिल रहा है, उसके बाद नीचे का हिस्सा मिल रहा है, उसके बाद फिर एज इट इज। तो नेचर में कोई चेंज नहीं आया है। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी प्रोग्रेसिव वेव किसी फ्री सरफेस या ओपन इंड बाउंडेड मीडियम से टकरा के वापस आता है, जैसे कि बांसुरी में एक तरफ से फूंक मारने पर दूसरी तरफ भी भले ही ओपन रहता है लेकिन वो एक बाउंडेड मीडियम है,
तो जो वाइब्रेशन है वो उस बांसुरी के बाहर नहीं जाता, फ्लूट के बाहर नहीं जाता, बल्कि वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसके नेचर में कोई भी चेंज, आपको फेज का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। जैसे वो आगे बढ़ना उसको था उसी फेज में वो आप वापस लौट के आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि नो फेज चेंज। किस केस में? ओपन सरफेस या फ्री इंड बाउंडेड मीडियम के केस में कोई फेज चेंज नहीं होता है। तो ये है इंसिडेंट वेव और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। अब आप देखिए कि इंसिडेंट वेव का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं। सपोज कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो वेव जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, माइनस की बजाय क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट वेव है इसका इक्वेशन यही आएगा और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका इक्वेशन यही आएगा। ठीक है, तो इस इंसिडेंट वेव और इस रिफ्लेक्टेड वेव के प्रोपागेशन से जो वेव बनती है उस मीडियम में, उस फ्लूट के बीच में, उस सितार या गिटार के स्ट्रिंग के बीच में, उसी वेव को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो ये तो अभी आपका रहा किससे? ओपन या फ्री सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो आपने सरफेस यहां पर रखा वो फ्री सरफेस या ओपन इंड की बजाय वो रिजिड सरफेस या क्लोज्ड इंड हो, दूसरा वाला रिजिड सरफेस या क्लोज्ड इंड मीडियम हो, बाउंडेड मीडियम हो, तब इंसिडेंट वेव में तो कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज देखने को मिलता है। मतलब कि बिल्कुल सेम नेचर से रिफ्लेक्ट ना होके ये जस्ट अपोजिट नेचर में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऊपर का हिस्सा पहले मिलना चाहिए था, लेकिन अगर ये फ्री इंड की बजाय ये क्लोज्ड सरफेस रिफ्लेक्शन होगा या रिजिड सरफेस रिफ्लेक्शन होगा तो ऊपर का हिस्सा पहले मिलने की बजाय पहले आपको नीचे वाला हिस्सा मिलेगा, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा, इस टाइप का। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपको पहले क्या मिलना था? पहले ये पार्ट मिलना था, उसके बाद ये पार्ट मिलना था। लेकिन ये पार्ट जो ऊपर था वो जब रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पर है तो वो देखिए पहले नीचे का मिल रहा है, उसके बाद ऊपर का मिल रहा है। तो इक्वेशन तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए आप कि फेज का चेंज हो गया है। और कितने फेज का चेंज हो गया है? तो ये जस्ट ऊपर था और ये जस्ट नीचे है, 180 यानी पाई का फेज चेंज हो गया। तो यहाँ पर प्लस पाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर दूसरा भी आप एग्जांपल लेंगे तो इसमें भी सेम चीज होगा, क्योंकि फिर से वही सेम मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इंसिडेंट वेव एज इट इज जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है पहले आपको ऊपर का हिस्सा मिलना था फिर नीचे का। लेकिन ये अगर ये रिजिड सरफेस है, अगर ये रिजिड या क्लोज्ड सरफेस है तो रिफ्लेक्शन के बाद नेचर जस्ट उल्टा हो जाता है। तो पहले यहाँ से मिलेगा, ये हिस्सा मिलेगा नीचे का। ठीक है, यानी ये जो ऊपर था वो ऊपर की बजाय ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर एज इट इज जाएगा। और इसका भी इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो इसी तरीके से इंसिडेंट वेव का इक्वेशन ये हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि अगर ओपन सरफेस बाउंडेड मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो रिजिड बाउंडेड मीडियम है या क्लोज्ड बाउंडेड मीडियम है तो उससे रिफ्लेक्शन के बाद 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज चेंज देखने को मिलेगा। तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड वेव के इक्वेशन में डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, प्लस फेज चेंज भी आ गया है पाई का, तो ये प्लस पाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड सरफेस और फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस में कोई फेज चेंज नहीं, लेकिन रिजिड सरफेस में पाई रेडियन का फेज चेंज हो जाता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, डिफिनीशन देखेंगे कि स्टेशनरी वेव क्या होती हैं और स्टेशनरी वेव में जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो हम उसका इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव किसको बोलते हैं? व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स और
क्योंकि ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही स्टेशनरी वेव आपको देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दो और एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड वगैरह। तो जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ही मीडियम में ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के बाद जब वो सुपर इम्पोज होते हैं या सुपरपोज होते हैं, तब जो रिजल्टेंट वेव बनता है वो मीडियम में स्टेशनरी दिखाई देता है, मीडियम में स्टेशनरी दिखाई देता है। इसी वजह से उस वेव को हम स्टेशनरी वेव बोलते हैं। जैसे एक वेव इधर से जा रही है, सपोज कि एक वेव इधर से जा रही है और वही वेव आगे जाके उस बाउंडेड मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई, तो दो मीडियम हो गए, तो दो मीडियम हो गए और दोनों आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि यही सेम वेव उधर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ही मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है वो मीडियम में स्टेशनरी दिखाई देती है। इसीलिए उस वेव को हम स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, तो चाहे तो दो वेव आप ले कहिए, एक वेव इधर से जा रही है और एक वेव उधर से आ रही है, चाहे आप यही कहिए कि वही वेव जो गई थी उसी वेव, मतलब वेव तो लगातार जाती जा रही है, तो जो वेव गई थी पहले एकदम गई थी वो वेव उधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और बाकी वेव अभी भी इधर से जा रही हैं। तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव के सुपरपोजिशन से जो वेव बनता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। और ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो मीडियम में स्टेशनरी दिखाई देता है। स्टेशनरी का मतलब कि वो जो वेव है वो आपको वेव बदलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में है वो हमेशा मैक्सिमम में है, जो मिनिमम में है वो हमेशा मिनिमम में है। कहने का मतलब सिचुएशन कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं कि आपको ये दिखेगा कि जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में है वो हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में है वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के केस में दिख रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ये स्टेशनरी दिखाई देता है मीडियम में। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट कभी नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए, जैसा कि प्रोग्रेसिव वेव में होता था। एक ही पार्टिकल अलग अलग टाइम पर कभी मैक्सिमम पोजीशन, उससे नीचे मीन पोजीशन, फिर उसके बाद नीचे भी जाता था, नीचे भी जाता था, फिर नीचे एकदम जाने के बाद फिर ऊपर आता था, फिर मीन पोजीशन, फिर ऊपर जाता था। तो प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, बट स्टेशनरी वेव में आपको ऐसा लगता है कि वेव अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हो गए हैं, स्टेशनरी हो गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वेव। ठीक है, और ऐसा होने की बजाय इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि आपने यही देखा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है वो उसका रिफ्लेक्शन सेम फेज में भी होता है और अपोजिट फेज में भी होता है। डिपेंड करता है कि जो बाउंडेड मीडियम है वो फ्री बाउंडेड मीडियम है कि रिजिड बाउंडेड मीडियम है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का केस है और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का केस है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्टेशनरी वेव बनती हैं, इन स्टेशनरी वेव के बनने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप समझ लीजिए ये क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव यही कहता है कि जब किसी मीडियम में अलग अलग वेव प्रोपागेट हो रहे हों तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की अगर आप बात करेंगे तो उन दोनों वेव की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। जैसे सपोज कि यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक वेव इधर से ऐसे जा रही थी और इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था वो y1 था। और मान लीजिए कि एक और वेव इसी मीडियम में आ रही है और वो इधर से आ रही है ऐसे, और अगर ये वेव की बजाय सिर्फ ये वाली वेव होती तो वो इस पार्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज y2। तो अगर दोनों वेव साथ में आ जाएं तो इस पार्टिकल में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और ध्यान रहे कि ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इनका जो वेक्टर सम है दोनों के अलग अलग, दोनों वेव की वजह से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर सम है वो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। वेक्टर सम का मतलब कि अगर दोनों वेव सेम फेज में आके मिलेंगी तो रिजल्टेंट जो आएगा y इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा y1 प्लस y2 के इक्वल। लेकिन अगर दोनों वेव अपोजिट फेज में आकर मिलेंगी, सपोज कि एक पार्टिकल
इस वाले पार्टिकल को इस वेव की वजह से ऊपर y1 डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो सेम फेज में आने की बजाय वो अपोजिट फेज में यहाँ पर पहुँचा है। अपोजिट फेज का मतलब ऐसे पहुँचा है, और ये इस पार्टिकल को y2 नीचे कर सकता है। तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, y इज इक्वल टू y1 पॉजिटिव डिफरेंस y2। अगर y2 ज़्यादा होगा तो y2 में से y1 को माइनस करेंगे, और y1 ज़्यादा होगा तो y1 में से y2 को माइनस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो सकता है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के अपोजिट के इक्वल हो सकता है, मतलब डिफरेंस के इक्वल हो सकता है। तो इसी बात को हम कहते हैं वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जब भी किसी मीडियम में दो वेव चलती हैं या दो से ज़्यादा वेव चलती हैं, तो किसी भी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सभी वेव की वजह से प्रोड्यूस हो सकने वाले अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो इंसिडेंट वेव और उधर बाउंडेड मीडियम से रिफ्लेक्टेड वेव, उन दोनों के सुपरपोजिशन से बनता है स्टेशनरी वेव। तो इसका मतलब कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव यूज कर सकते हैं, और इसके बेसिस पर इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव अगर दोनों का इक्वेशन आपको पता हो तो आप रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरह से केसेस हैं। आपने देखा कि एक फ्री इंड से रिफ्लेक्शन हो सकता है और एक क्लोज्ड इंड या रिजिड इंड बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, तो y इज इक्वल टू आपको लिखना है y1 प्लस y2। तो आप देखिए कि इंसिडेंट वेव का जो इक्वेशन है y1 इक्वल टू, अगर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स हो, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो क्या होगा, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। लेकिन ये कब की बात होगी, जब वो फ्री सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आया होगा, सेम फेज में रिफ्लेक्ट होकर आया होगा, तब सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, फेज नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो रिजिड या क्लोज्ड बाउंडेड मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो एक तो रिफ्लेक्टेड वेव का डायरेक्शन इंसिडेंट वेव के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, दूसरी बात जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका जो फेज होगा वो इंसिडेंट वेव के फेज से पाई ज़्यादा होगा, पाई का फेज चेंज हो जाता है। तो इस तरह से दो दो इक्वेशन आपको मिलेंगे स्टेशनरी वेव के। एक बार जब वो स्टेशनरी वेव फ्री सरफेस से रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगा, और एक बार जब वो रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगा। तो फ्री सरफेस के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, फ्री सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होने के बाद स्टेशनरी वेव बनता है, देन y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपान लैम्डा इंटू साइन 2 पाई t अपान कैपिटल T। ये तब होगा जब फ्री सरफेस से रिफ्लेक्शन की वजह से स्टेशनरी वेव बनेगा। और अगर वो फ्री सरफेस की बजाय रिजिड सरफेस हो या क्लोज्ड सरफेस हो तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन y इज इक्वल टू 2a माइनस के साथ यहाँ पर आता है, और cos की जगह पर साइन रहेगा, और 2 पाई x अपान लैम्डा, और यहाँ पर साइन की जगह पर cos हो जाएगा 2 पाई t अपान t। तो आप देख रहे हैं कि ये दो डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस पॉसिबल हैं फॉर स्टेशनरी वेव। तो फ्री सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो ये इक्वेशन, रिजिड सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद सुपरपोजिशन हो रहा है तो फिर ये इक्वेशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव में, सपोज कि आप स्टेशनरी वेव का कोई भी एक ये रिजल्टेंट जो ग्राफ मिलता है वो आप ले लीजिए। इस तरह से आप कोई केस ले सकते हैं स्टेशनरी वेव के लिए। तो आप देखिए कि इस स्टेशनरी वेव में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका वाइब्रेशन हमेशा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ये सब जो गोले हमने बनाए हैं ये सब एकदम आइडेंटिकल होते हैं, वो बनाने में छोटा बड़ा हो गया है। और कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सबसे कम है, आप कह सकते हैं 0 है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड, नोड, नोड। और जहाँ पर मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं एंटी नोड, इसको एंटी नोड, इसको भी बोलेंगे एंटी नोड, और ये भी क्या है एंटी नोड, और ये क्या है नोड।
ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। तो नोड वो पॉइंट होते हैं जिन पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, सॉरी, नोड वो पॉइंट होते हैं जिन पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम होता है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को हम नोड बोलते हैं, n से एक्सप्रेस करेंगे, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स को हम एंटी नोड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को एंटी नोड बोलेंगे। इसके अलावा ये जो नोड होते हैं, इस नोड की खास बात ये है कि चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ये मैक्सिमम होता है। नोड वाले जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर चेंज इन प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और एंटी नोड पर चेंज इन प्रेशर और डेंसिटी कैसी होती है, मिनिमम होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पर या ये पूछा जाता है कि क्या हर एक पॉइंट पर प्रेशर और डेंसिटी सेम होती है। तो नहीं, आप ध्यान रखिएगा, नोड वाला जो पॉइंट है वहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम कह सकते हैं और डेंसिटी भी मैक्सिमम होती है, और एंटी नोड पर मिनिमम होता है। दो लगातार नोड या फिर दो लगातार एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है λ/2। लेकिन अगर आप एक नोड और एक एंटी नोड या फिर एक एंटी नोड से एक नोड, वही मतलब हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, λ/4। ठीक है। तो दो लगातार, देखिए आप, जैसे ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, λ/4। फिर से आगे एंटी नोड और नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, λ/4। तो λ/4 प्लस λ/4 करेंगे तो इन दोनों लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा λ/2। इसी तरीके से आप दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये देखिए λ/4, ये λ/4, दोनों को प्लस कर देंगे तो λ/2 आ जाएगा। तो दो सक्सेसिव नोड या दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, जहां पर λ वेवलेंथ है, और दो मतलब लगातार एंटी नोड और नोड के बीच, या है ना, नोड या एंटी नोड दीजिए, चाहे एंटी नोड और नोड दीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होती है λ/4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है स्टेशनरी वेव से रिलेटेड। और दूसरी बात ये है कि ये मीडियम में ये फिक्स रहता है, ये स्टेशनरी दिखाई देता है, ये मीडियम में, ये बाउंडेड मीडियम में होता है। स्टेशनरी वेव जो है वो बाउंडेड मीडियम में आपको देखने को मिलता है, बाउंडेड मीडियम में। ठीक है। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप ध्यान रखिए, और ये सीधे सीधे प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए जो मैक्सिमम फार्मूले हैं वो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिलने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप के बारे में आपको मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज नोट करने के बाद अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं। जैसे जो फ्लूइड होते हैं ना, बांसुरी वगैरह, तो फ्लूइड के अंदर जो एयर कॉलम होते हैं उनके वाइब्रेशन के कितने मोड्स हैं, और उससे रिलेटेड कौन कौन से फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन समझने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लें, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप कोई खास चीज़ नहीं है, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का एक पाइप आप ले सकते हैं जिसके रेडियस या डायमीटर के कंपैरिजन में उसकी लेंथ ज़्यादा हो, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। जैसे जो बांसुरी है, फ्लूट है, वो ऑर्गन पाइप का एक एग्जाम्पल है। ये मार्कर है, इसको एक साइड से अगर हम खोल दें तो ये भी क्या बन जाएगा, ऑर्गन पाइप बन जाएगा। तो इस तरह का जो शेप होता है उसको हम टेक्निकल भाषा में, फिजिक्स में, उसको हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं। तो जो फ्लूइड है, जो बांसुरी है, वो एक ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है। कोई एक लंबा सा जो पाइप वगैरह होता है, पाइप, तो उस पाइप में आप देखिए अगर दोनों साइड से बंद है तो वो ऑर्गन पाइप नहीं है। पहली बात, कम से कम एक साइड खुला होना जरूरी होता है, और उसका जो लेंथ हो वो उसके डायमीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, इसको हम ऑर्गन पाइप बोलेंगे। तो ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप,
ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब कि वो ऑर्गन पाइप जो दोनों साइड से ओपन हो, जैसे कि फ्लूट ओपन ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब कि वो ऑर्गन पाइप जो एक साइड ओपन हो लेकिन एक साइड क्लोज हो, मतलब कम से कम एक साइड का ओपन होना जरूरी है। भले ही नाम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है लेकिन अभी भी ये एक साइड खुला है, क्योंकि अगर ये साइड भी नहीं खुला रहेगा तो फिर इसमें आप फूकेंगे किधर से, फूक किधर से मारेंगे। तो ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो नॉमेनक्लेचर है उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि कम से कम एक तो ओपन रहना ही है। अगर दोनों ओपन है तो ओपन ऑर्गन पाइप, अगर सिर्फ एक ओपन है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में नॉर्मल सा कोई भी आप पाइप ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल जो पाइप वगैरह होते हैं पानी के लिए, वो आपके क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ओपन ऑर्गन पाइप होते हैं और ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होते हैं, इनके अंदर जब आप फूंक मारते हैं तो जो इसके अंदर एयर कॉलम होता है वो वाइब्रेट करता है, और उनके वाइब्रेशन से क्या होता है कि एक इंसिडेंट वेव होगा, और फिर ये बाउंडेड मीडियम है, फ्री बाउंडेड मीडियम। ये क्या है? फ्री बाउंडेड मीडियम। ये भी क्या है? फ्री बाउंडेड मीडियम। ये क्या है? फ्री बाउंडेड मीडियम। और ये क्या है? ये है क्लोज्ड या रिजिड बाउंडेड मीडियम। ठीक है, तो अगर ये बाउंडेड मीडियम है तो इसमें जब आप फूंक मारेंगे तो इंसिडेंट वेव इधर से इधर आएगी, और फिर इधर से ये बाउंडेड मीडियम है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फ्री बाउंडेड मीडियम है तो बिना फेज चेंज किए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लोज्ड बाउंडेड मीडियम है तो 180 का फेज चेंज आ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में। लेकिन दोनों के सुपर पोजिशन से यहाँ पर इसके बीच में क्या बनेगा? स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बनेगा। अगर स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव बना तो फिर आप नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब यही है, यहाँ पर ये जो हमने हेडिंग लिखा हुआ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो इसका मतलब यही कि ये जो ओपन ऑर्गन पाइप हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैं, उसमें कितने तरह की फ्रीक्वेंसीज आपको दिखने वाली हैं। जैसे आप धीरे धीरे फूंक मारें, तेजी से फूंक मारें, तो डिफरेंट आपको फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर सुनाई देंगी। इससे जो आवाज़ निकलेगी वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी। अलग अलग का मतलब कि अब आप देखिए डेफिनेशन में शुरुआत में हमने बोला था बाउंडेड मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जबकि ये भी बाउंडेड मीडियम है। तो यहाँ अलग बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये 5 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो 5 है, ये 10 है और ये 15 है, ये क्या है? ये अलग अलग नहीं है, ये डिफिनिट फ्रीक्वेंसी ही है। ये डिफिनिट फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल है। 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना, 5 का 4 गुना, तो वो सब एक ही फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं। ठीक है, और ये सब अलग फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। तो बाउंडेड मीडियम में हमेशा ऐसा ही मिलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी या उसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बाउंडेड मीडियम में हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी उसमें आपको देखने को मिलती है। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। पहले हम आपको उन सारे शब्दों का मतलब समझा दें। देखिए बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज होते हैं। एक तो होता है वर्ड नोट, एक वर्ड होता है टोन, और टोन के बाद एक आता है ओवरटोन, और उसके बाद आते हैं हार्मोनिक्स। इन शब्दों का मतलब आप समझिए, नोट, टोन, ओवरटोन और हार्मोनिक्स। सपोज कि किसी ऑर्गन पाइप से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो फ्रीक्वेंसीज वहाँ पर जनरेट हो रही हैं, वो फ्रीक्वेंसीज कुछ इस टाइप की हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इसमें देखिए 2 को पकड़िए तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब एक टाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। लेकिन इसका इंटीग्रल मल्टीपल तो ये नहीं है और इसका इंटीग्रल मल्टीपल ये तो नहीं है। इसका मतलब कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ की फ्रीक्वेंसीज हैं। कितनी वेराइटीज़ की हैं? तो अगर सपोज कि 9 को 3 के साथ आप कंसीडर कर रहे हैं कि इसका ये इंटीग्रल मल्टीपल है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। ये दोनों को मिलाकर एक मान लेते हैं क्योंकि इसी का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो एक तो ये आपको मिल रहा है और दूसरा ये 2 वाले जितने हैं वो 1 हो गए, 2 हो गए।
एक ये आपको मिला 3 हो गया, एक ये मिला 4 हो गया और एक ये हो गया 5 हो गया। तो 5 डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर मिल रही हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिले तो इसको हम बोलते हैं नोट। इनको क्या बोलते हैं? ऐसे साउंड को हम बोलते हैं नोट, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मिली हो। जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह जब होता है तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। बाकी हर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लूट का आप ले रहे हैं तो फ्लूट की फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से सब पॉसिबल है, लेकिन ये सब एक ही माने जाएंगे क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, सपोज कि तबला है, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, तो ये एक टाइप का हो गया। तो ये अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी है, ये अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से कोई और इंस्ट्रूमेंट है, उसका अलग तरह का फ्रीक्वेंसी होगा। तो 4 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो 4 टाइप की फ्रीक्वेंसीज हो गई। ऐसे साउंड को हम बोलते हैं नोट, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिली हो। लेकिन किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, सपोज कि सिर्फ फ्लूट की बात कर रहे हैं, और उससे जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो सकती हैं वो या तो 5 हर्ट्ज होगा, या तो 10, या तो 15, या तो 20, या तो 25, या तो 30 एंड सो ऑन, यानी इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो जब ये मिक्स रहे सब तो उस तरह के साउंड को हम बोलते हैं नोट। लेकिन जब मिक्स ना हो, सिर्फ एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि उसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो इसको हम बोलते हैं टोन। इसको क्या बोलेंगे? टोन। और इस टोन में जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, यहां पर टोन के बजाय एक और शब्द जो आ गया है ओवरटोन, तो आप ये कह सकते हैं कि टोन का मतलब यही है कि सिंगल टाइप की फ्रीक्वेंसीज होंगी, लेकिन इस सिंगल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज में पूरे को भले ही टोन आप कह रहे हैं, लेकिन इस पहले को छोड़ करके जितने भी बाकी बच जाते हैं उनको आप ओवरटोन बोलते हैं। इस टोन में ये पूरा टोन है और इसमें ये क्या है, पहले वाले को छोड़ करके इसको फंडामेंटल टोन बोलते हैं। ये क्या है? ये है फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन, और इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा बाकी जितने भी बच गए वो क्या है? वो सब के सब बोले जाएंगे ओवरटोन। ये फंडामेंटल टोन है, बाकी लोग ओवरटोन है। तो आप ये कह सकते हैं ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, ये फोर्थ ओवरटोन है, ये फिफ्थ ओवरटोन है। और आप देखिए कि जो फर्स्ट ओवरटोन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना गुना है? ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं, टोन की बात नहीं कर रहे। ये फर्स्ट ओवरटोन है ना, फंडामेंटल के बाद जितने होते हैं वो सब ओवरटोन बोले जाते हैं। तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने गुना है? 2 गुना है। इसीलिए आप इसको सेकेंड हार्मोनिक बोल सकते हैं, है ना। हार्मोनिक का मतलब ये कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन का कितने गुना है। तो अगर इसका ये 2 गुना है तो इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। ये देखिए ये कितना है? ये 3 गुना है, तो इसको आप बोल सकते हैं थर्ड हार्मोनिक। ये क्या है? थर्ड हार्मोनिक। ये क्या है? ये फंडामेंटल का 4 गुना है, इसका मतलब ये फोर्थ हार्मोनिक है। तो देखिए इसमें जो 10 है उसको क्या क्या बोल सकते हैं? पहली बात, जो 10 है वो पहली बात तो ओवरटोन है, क्योंकि फंडामेंटल से ज्यादा है। कौन सा ओवरटोन है? पहला ही ओवरटोन है, ये यहीं से स्टार्ट होगा ओवरटोन। ये टोन है, इसके बाद ये ओवरटोन। तो ये जो पहला ही ओवरटोन आपको यहां पर मिला, वो पहला ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। 2 गुना है ना, तो सेकेंड हार्मोनिक। और जो 15 है वो क्या है? कौन सा ओवरटोन है? इसको आप बोलेंगे फर्स्ट के बाद ये सेकेंड ओवरटोन है। और हार्मोनिक कौन सा है? तो फंडामेंटल का 3 गुना है, इसलिए आप इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्लियर है ना। तो ओवरटोन और हार्मोनिक शब्द कैसे यूज करने हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे ऑर्गन पाइप के केस में। तो यही ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल के आगे जितने भी मिलेंगे सिर्फ एक टाइप के इंटीग्रल मल्टीपल वाली की बात कर रहे हैं, हम मिक्स वालों की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हम नोट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम टोन्स की बात कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल टोन बोला जाता है, बाकी लोगों को ओवरटोन बोलते हैं। और ओवरटोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और हार्मोनिक की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ओवरटोन है, ये जितने भी ओवरटोन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने गुना हैं। तो जितने गुना होंगे
उतना हार्मोनिक बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल से आप इन सभी शब्दों के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। नोट का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो। टोन का मतलब हम टोन या ओवरटोन शब्द कब प्रयोग करेंगे, जब एक सेम टाइप की फ्रीक्वेंसीज होंगी। उसमें से जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम फंडामेंटल टोन बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उससे हायर फ्रीक्वेंसी के जितने भी हैं इंटीग्रल मल्टीपल वाले, उन सबको ओवरटोन बोलेंगे। और ये जो ओवरटोन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने गुना होंगे उसको हम बोलेंगे हार्मोनिक्स। 2 गुना होंगे तो सेकंड हार्मोनिक, 3 गुना होंगे तो थर्ड हार्मोनिक्स। ठीक है, अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। चलिए, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक एंड उसका क्लोज होगा, दूसरा एंड उसका ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए डायग्राम, ये है आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज्ड है। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब कि आप जिस तरीके से इसमें फूंक मारेंगे, धीरे धीरे फूकेंगे, तो सिर्फ एक आपको यहाँ पर क्या बनेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात छूट गई है स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव में एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिए कि ओपन एंड पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, और जो क्लोज्ड एंड है वहां पर हमेशा बनेगा नोड। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इसमें जब आप आराम से फूंक मारेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह का। यानी ये क्या है, ये क्या बन गया, नोड। नोड क्यों बना, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है और क्लोज्ड एंड पर नोड बनता है। यहाँ पर ये क्या बना है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये एंटी नोड है, तो ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो जब सिर्फ इस तरीके से आप फूंक मारें कि एक यहाँ नोड बने और यहाँ पर एक एंटी नोड बने, बीच में कोई और नोड या एंटी नोड ना बने, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। और मान लीजिए कि ये जो आपके पास ये ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ है L, तो आप यहाँ से जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के केस में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये देखिए बाउंडेड मीडियम वाला इंस्ट्रूमेंट है ना ऑर्गन पाइप। ये रिजिड बाउंडेड मीडियम है और ये फ्री बाउंडेड मीडियम है। तो रिजिड या फ्री बाउंडेड मीडियम में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डिफिनिट फ्रीक्वेंसी होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से देखिए L, और आप जानते हैं कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2, और दो लगातार नोड, ये λ कितना होता है 4, और दो लगातार नोड या दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। तो नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, λ/4, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/4। तो आप ये कह सकते हैं कि L = λ/4। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे λ = कितना, 4L। तो V = n × λ, आपने ये फार्मूला पढ़ लिया है। तो n = कितना आ जाएगा, V/λ। तो V/ कितना आ जाएगा, लैम्डा की जगह पर 4L रख देंगे। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आई उसको आप N1 से एक्सप्रेस कर लीजिए। N1 = V/4L, दैट इज दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने का ही कितने गुना है। जैसे अभी आगे हम ये कर रहे थे ना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मिल रही, जितने भी ओवरटोन मिल रहे हैं, उसमें से जो पहला वाला ओवरटोन है ये इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना गुना है। तो जब आप कहते थे 2 गुना है तो दैट इज सेकेंड हार्मोनिक्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी खुद का 1 गुना ही तो होगा। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 1 गुना ही तो होती है, तो आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। इसी को आप फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक्स। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो चीज आपने किया है बिल्कुल इसी पैटर्न पर। अब आप देखिए सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा मतलब आप टाइटली अगर इसमें फूंक मारेंगे तेजी से तो क्या बनेगा, क्लोज्ड वाले इंड पर हमेशा नोड बनता है, ओपन इंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो ये कंफर्म है, यहाँ एंटी नोड होगा और यहाँ पर नोड होगा। लेकिन बीच में भी आपको इस बार एक और बनाना है, दैट इज बीच में जो बनेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी का और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज नोड। तो ये आपका डायग्राम इस तरीके से ये हो जाएगा और ये इधर से जाके ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको बोलेंगे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ऐसा ही अगर नोड दो नोड बीच में बनने लगे तो उसको बोलेंगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए ये नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है और ये लेंथ यही एल है। तो ये नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, या तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर एक एंटी नोड बन रहा है, एक एंटी नोड यहाँ पर है। तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4। एंटी नोड नोड फिर से λ/4, एंटी नोड नोड फिर से λ/4, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 λ/4। तो आप ये कह सकते हैं L = 3 λ/4। तो यहाँ से आप लैम्डा निकालेंगे कितना आ जाएगा 4L/3 और लैम्डा मिल गया तो आप n निकालेंगे कितना आ जाएगा n = v/λ और लैम्डा की जगह पर 4L/3, 3 ऊपर जाएगा तो n = आ जाएगा 3v/4L। और ये जो v/4L है वो n1 है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो आ रहा है इसको आप n2 बोलिए तो आपको क्या मिलेगा n2 = 3n1। अब ये जो n2 = 3n1 आया, इसमें जो n2 है इसको क्या बोलेंगे आप, इस n2 को आप बोलेंगे ओवरटोन। ये n2 क्या है, n1 के बाद मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम ओवरटोन बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। और आप देखिए कि जो फर्स्ट ओवरटोन है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना है। तो इसका मतलब आप इसी को और थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है, इसी को आप फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं या फिर थर्ड हार्मोनिक्स बोल सकते हैं। ये बात आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो भी होती है, एग्जाम्पल वही दिमाग में रखिए 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो ये सब के सब इंटीग्रल मल्टीपल हैं इस 5 के। इसका मतलब कि ये टोन है, ये नोट नहीं है। नोट में मिक्स होता है और टोन में मिक्स नहीं रहता है। तो ये मिक्स पहली बात नहीं है। दूसरी बात, मिनिमम के अलावा और भी ढेर सारी फ्रीक्वेंसी हैं। सिर्फ यही एक होता तो सिर्फ टोन बोल के काम खत्म कर देते, लेकिन मिनिमम से और हायर फ्रीक्वेंसी वाले भी हैं। तो ये आपका टोन होगा, बाकी लोग ओवरटोन होंगे। तो ये जो ओवरटोन है ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो जो फर्स्ट ओवरटोन है ये इस फंडामेंटल का 2 गुना है, इसीलिए आप इसको सेकेंड हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। ये जो सेकेंड ओवरटोन है ये फंडामेंटल का 3 गुना है, इसलिए इसको आप थर्ड हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये जो है थर्ड हार्मोनिक्स ही बोला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आप समझ गए, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आप समझ गए। इसी तरीके से अगर आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, जिसका मैं डायग्राम आपको बता दूं। अच्छा, थोड़ा सा यहां से हटाते हैं इन चीजों को। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से 3 बार बनेगा और उसके बाद इसका जब फार्मूला आप निकालेंगे, देखिए थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। और आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और हम भी थक गए हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ ये थियरी वाला ही पार्ट कवर करते हैं जो हमने शुरुआत में आपसे न्यूमेरिकल के लिए बोल दिया था। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और उस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट करेंगे। और वैसे भी एक और अच्छी बात है, अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम थोड़ा जस्टिफाई करना चाहेंगे कि अभी एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, सॉरी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होते हैं, अगर स्ट्रिंग को 2 इंड के बीच में बांध दिया जाए तो उनसे जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं उसमें हम मोड ऑफ वाइब्रेशन का तरीका ही यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग चैप्टर बनाने की बजाय उसको भी अगले लेक्चर में पहले हम कवर कर लेंगे, उसके बाद इनका और उनका मिला करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर बनाने से हम बच जाएंगे।
तो ये इस न्यूमेरिकल को ना बताने के लिए हमने जस्टिफिकेशन दिया हुआ है। अब आप इसको चाहे जिस भी तरीके से लीजिए, अन्यथा भी ले सकते हैं, और अगर हमारी हालत समझ रहे हैं तो अन्यथा नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर नोड बनना है, यहाँ पर एंटी नोड बनना है, सबको पता है, ओपन एंड पर एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पर नोड। और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो सेकंड में यहाँ पर बीच में एक नोड बना था, तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में इस बार दो नोड बनेगा, बीच में दो नोड बनेगा। तो ये यहाँ पर हुआ ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, तो 1 2 3 4 5 बार है, तो नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, 5 बार है तो 5 λ/4। तो आप कह सकते हैं L इज इक्वल टू 5 λ/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4L/5। तो V इज इक्वल टू N इंटू लैम्डा से अगर आप N निकालेंगे तो V अपान लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो V अपान कितना 4L/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो फ्रीक्वेंसी को हम 3 बोल सकते हैं, N3। तो N3 कितना आ गया, ये 5V/4L, और जो V/4L है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो आप कह सकते हैं N3 इज इक्वल टू 5N1, N3 इज इक्वल टू 5N1। तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरे नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, इसका 3 गुना होने की वजह से थर्ड हार्मोनिक। इसके बाद जो अगला आएगा वो भी ओवरटोन, लेकिन कौन सा ओवरटोन, वो दूसरा ओवरटोन है, इसके बाद आया है वो, तो वो सेकंड ओवरटोन बोला जाएगा। इसकी जगह पर आप मान लीजिए वो सेकंड ओवरटोन है। और हार्मोनिक्स कौन सा है, तो इसका 5 गुना है, वो इस फंडामेंटल का 5 गुना है, इसलिए वो फिफ्थ हार्मोनिक है। तो आप इसको कह सकते हैं सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक्स। ठीक है, समझ गए। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन यहां से निकला कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप याद रख लीजिए। इसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो N1 जितना भी है, N2 उसका 3 गुना, N3 उसका 5 गुना, तो अगला इसका 7 गुना, उसके अगला 9 गुना। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, कंक्लूजन है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में N1 N2 N3 इस तरीके से जब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। और ये जो हार्मोनिक्स जितने भी आपको मिल रहे हैं 1 गुना 3 गुना 5 गुना, ये सब के सब ऑड हैं, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जितने भी हार्मोनिक्स होते हैं सब ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन नहीं होते। दूसरी बात कि इसके केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो V/4L होता है। ठीक है ना। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए हैं तो आप इनको नोट करिए। और मैं देखिए आपको कितनी आसानी से बता रहा हूं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को समझने के बाद ओपन ऑर्गन पाइप में सारी चीज़ें इसी से मिलती जुलती किस तरीके से आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में। ठीक है, चलिए हटा रहे हैं फिर इसको। तो ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। यही सिर्फ डायग्राम हमको चेंज करना पड़ेगा और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी चेंज ही हो जाएगा। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी बदलना ही पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। चलिए सारा कुछ हटा देते हैं, हेडिंग वही रहेंगे। इसमें भी निकालेंगे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये है आपका ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप आप बोल सकते हैं बांसुरी का एग्जाम्पल लेकर। तो ओपन ऑर्गन पाइप ये देखिए है ओपन ऑर्गन पाइप। और जब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो देखिए इधर ये एंटी नोड बनेगा, इधर ये एंटी नोड बनेगा क्योंकि ओपन है। लेकिन दो लगातार एंटी नोड बन नहीं सकते, उनके बीच में कम से कम एक तो नोड बनाना ही पड़ेगा मिनिमम। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का केस मिलेगा। लेंथ अगर इसका L है और ये एंटी नोड है, ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये λ/4, ये λ/4 यानी कि λ/2 टोटल जोड़ने के बाद λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल टू λ/2। तो L इक्वल टू λ/2, तो λ इज इक्वल टू 2L, इसको आप λ1 बोलिए। तो V इज इक्वल टू N इंटू λ 1 तो N1 कितना आ जाएगा V1 अपान या V अपान, सिर्फ इसको V बोलिए, V अपान λ1
तो कितना आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू वी अपान लैम्डा 1 की जगह पर 2L रखेंगे तो ये आ गया आपका सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बीच के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है वो V अपान 4L होता है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो आता है वो V अपान 2L आता है। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो पिछले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है। तो बहुत सारे सवाल सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के बीच में दिए जाते हैं, तो आपको ये बड़ा ही क्लियर कट रखना पड़ेगा कि ओपन के केस में जो फ्रीक्वेंसी आई है, जब दोनों ओपन हैं तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 2 गुना है सीधे सीधे, वो V अपान 4L, तो ये उसका 2 गुना यानी V अपान 2L। तो ये है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जब बात करेंगे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा कि ये आपका एंटी नोड बनना है, ये आपका यहाँ पर एंटी नोड बनना है। एक नोड तो पहले भी बना था, लेकिन इस बार क्या होगा, 2 नोड चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये एंटी नोड है ना, तो ये नोड बन जाएगा, ये नोड बन जाएगा और ये एंटी नोड हो गया। तो इसमें आप देखिए क्या हो सकता है, ये है आपका एंटी नोड नोड, फिर यहाँ पर बनेगा एंटी नोड नोड, फिर से यहाँ पर क्या है एंटी नोड। कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, तो 4 बार है तो 4 लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा। केस नंबर 2 है तो आप L2 इक्वल टू लैम्डा 2 बोल सकते हैं, या L इक्वल टू लैम्डा 2 बोलिए। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो N2 निकालेंगे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में N2 बोलेंगे तो V अपान लैम्डा 2, और लैम्डा 2 की जगह पर L लिखेंगे तो V अपान L। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आप इसको 2 इंटू V अपान 2L लिख सकते हैं, और V अपान 2L जो है वो N1 है, तो आप कह सकते हैं N2 इज इक्वल टू 2N1। मतलब जो सेकेंड हार्मोनिक आया है, सॉरी जो ये फर्स्ट ओवरटोन आया है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 गुना है, और ये फंडामेंटल है नहीं। इसका मतलब पहली बात तो ये ओवरटोन है। कौन सा ओवरटोन है, ये है फर्स्ट ओवरटोन, और क्या बोल सकते हैं हार्मोनिक्स, तो इसका 2 गुना है, तो इसको आप बोल सकते हैं सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। इसी तरीके से जब हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे तो इसके केस में हम सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं कि N3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये 1, इसका 2 गुना मिला है, अगली बार क्या मिलता है 4 गुना मिलता है 4N1। तो इसको क्या नाम देंगे आप, यह ओवरटोन कौन सा है, ये फर्स्ट ओवरटोन था, इसको आप बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, और हार्मोनिक्स कौन सा बोलेंगे, तो इस फंडामेंटल का 4 गुना है इसलिए इसको बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक्स। कंक्लूजन क्या निकला, N1 रेशियो N2 रेशियो N3 इज इक्वल टू 1 रेशियो, जो भी इसकी वैल्यू आई है उसका ये 2 गुना है, 1 रेशियो 2 रेशियो 4 एंड सो ऑन। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको हार्मोनिक्स मिलते हैं, अब इसको तो नहीं कहेंगे फंडामेंटल को, यहाँ से आप देखिए ये है, क्या है सेकेंड हार्मोनिक मिल रहा है, फोर्थ हार्मोनिक मिल रहा है, इसी तरीके से आगे सिक्स्थ हार्मोनिक मिलेगा। यानी सभी के सभी जो इवन हार्मोनिक्स हैं, हार्मोनिक्स मतलब ये फंडामेंटल के बाद ही काउंट करेंगे। पिछले वाले में जो हमने ये कह दिया आपसे कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तो फर्स्ट से नहीं लेते हैं उसको, थर्ड फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है। हार्मोनिक इसके बाद काउंट होता है, इसके बाद ही काउंट होता है फंडामेंटल के बाद। तो फर्स्ट हार्मोनिक जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, उसको आप इग्नोर करें। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये N1 है, ये N2 है, N3 4 की बजाय यहाँ पर 3 आएगा, आई एम सॉरी, N3 इज इक्वल टू 3N1 आएगा, तो आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, इसके बाद फिर आपको 4 मिलेगा, फिर इसके बाद आपको 5 मिलेगा, इस तरीके का आएगा रिजल्ट। आप चेक करिएगा इसी पैटर्न पर कैलकुलेशन से, तो सारे इसमें आएंगे, इवन भी आएगा और ऑड भी आएगा। तो आप कह सकते हैं इवन प्लस ऑड हार्मोनिक्स, ठीक है। तो आपने ये नोटिस किया है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कैसे हार्मोनिक्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में इवन और ऑड दोनों मिलते हैं। यही कारण होता है कि ओपन ऑर्गन पाइप से जो साउंड निकलता है वो ज़्यादा आपको मधुर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से जो साउंड निकलता है वो अच्छा नहीं लगता है।
तो सीधा सीधा रीजन क्या है, हार्मोनिक्स। इसमें दोनों तरह के हार्मोनिक्स मिलते हैं, उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, इसीलिए वो उतना रिच नहीं होता है, ये ज़्यादा रिच होता है, ये ज़्यादा आपको अच्छा सुनाई देता है। और इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सीधे सीधे 2 गुना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट है उसको देखिए, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। लास्ट पॉइंट है इंड करेक्शन। देखिए इंड करेक्शन का मतलब है कि ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप में, कि यहाँ पर जो एंटी नोड ओपन सरफेस पर बनता है, ओपन एंड पर जो एंटी नोड बनता है, वो हम यहाँ पर भले ही दिखाते हैं लेकिन एक्चुअली वो यहाँ पर ना बन के थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो ये जो इस थियोरेटिकल और ये जो प्रैक्टिकल एंटी नोड हैं, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम ई बोलते हैं। ई दैट मीन्स इंड करेक्शन, ई इक्वल टू इंड करेक्शन। तो आप देखिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो आपने फार्मूला निकाला क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, N1 इज इक्वल टू V/4L, उसमें L की जगह पर आपको इस L के साथ साथ इतना और E प्लस करना पड़ेगा। तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/4L प्लस E, इंड करेक्शन करने के बाद क्लोज्ड में। और ओपन में क्या होगा, देखिए इधर जो आपने एज्यूम किया था यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको मिलेगा, इधर जो एज्यूम किया था वो इधर मिलेगा। तो इतना ई इधर हुआ और इतना ई इधर हुआ, क्योंकि ओपन में दोनों साइड ओपन है ना, तो दोनों साइड ई और ई बढ़ जाएगा। क्लोज में सिर्फ एक ही साइड था तो सिर्फ एक ही बार हमने ई लिखा है। तो ओपन के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा N1 वो कितना आ जाएगा, V/2L होता है तो 2 लिखेंगे और L प्लस ई और E प्लस ई करेंगे तो 2E आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं इंड करेक्शन। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप पता है तो इंड करेक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0.6 R के इक्वल होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आज का स्टेशनरी वेव का पूरा थियोरेटिकल पार्ट हमने कवर कर ही दिया। जो शुरुआत में हमने आपसे न्यूमेरिकल के लिए बोला था, वो न्यूमेरिकल को और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, उस दोनों पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टेशनरी वेव और स्ट्रेच स्ट्रिंग दोनों प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।